हेलो एवरीवन। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ अगर सुन पा रहे हैं तो जल्दी से यस कर दीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए। देखें। हम्म जल्दी से जुड़ जाइए। देखें, रेस्पॉन्ड कीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अभी तक आपका जवाब जो है, सर थोड़े टाइम पे आया करो, नवीन कह रहा है। अच्छा, कितना लेट हो गया हूँ? ज़्यादा लेट हो गया क्या? मुझे ये आज मैथ्स वाला पता नहीं था कि आपकी क्लास नहीं है, ये पता नहीं था नवीन। इसलिए जो है वरना तो मैं पहले ही शुरू कर देता। सुन पा रहे हैं? अच्छे से सुन पा रहे हैं? ओके। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के बारे में पूछ रहे हैं, वो आगे एक्सप्लेन हो जाएगा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखेंगे। आगे अपन देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के हिसाब से ही होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके। राइट टाइम हुए सर। ओके सर जी, आप एक क्लास हुई है सर, और सब्जेक्ट लगाओ प्लीज सर जी, और सब्जेक्ट लगाओ इनके। ओके, और सब्जेक्ट लगा देंगे। देखें, तबीयत तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो क्या, वैसे तो बिल्कुल ही चंगा हूँ, पर वो गले वाला है, वही थोड़ा दर्द करता ही रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि पूरी रेस्ट लेनी पड़ेगी, पर अब आपके एग्जाम और सर पे आ गया है। सवाई माधोपुर में प्रणाम गुरुदेव। ओके, चलिए ठीक है। अब आप सभी लोग सुन पा रहे हैं तो अपन दूसरी बातों में समय जाया नहीं करें। और कल जैसा कि अपन ने जो है वो पढ़ा था, संसदीय शासन व्यवस्था देख लिया था, ये भी देख लिया था ब्रिटेन वाला। और वो ज़्यादा, इसमें दो ही चीज़ें, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर होती है तो वहाँ पे स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है, और संसदीय शासन व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। ओके। और उसके बाद अपन ने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब अपन पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों के बारे में थोड़ा तो पता करें कि हमारा, जिससे हमारा देश इस समय चल रहा है। इस समय कोई रामायण नहीं है, कोई महाभारत, भगवत गीता, कुरान, बाइबल कुछ ही नहीं। सभी भारतीयों के लिए अगर सबसे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ है तो वो है भारत का संविधान, जिससे हमारा देश जो है वो चल रहा है। ये किसी ईश्वरीय ग्रंथ से कम नहीं है। ठीक है। ओके। तो इसलिए जो है, हम ये देखें कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। तो ये संविधान सभा कैसे बनी थी? ओके। तो सबसे पहले ये बनी तो थी ठेठ जाके 1946 में, लेकिन उससे पहले से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, डिमांड होनी शुरू हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक, 22 में गांधी जी, 28 में नेहरू समिति ने, उसके बाद मानवेंद्र नाथ रॉय, सही मायने में जो क्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड की थी वो एम एन रॉय ने की थी। और ये भारत में साम्यवादी आंदोलन के जनक थे, और इनको नवमानववाद या उत्कट रेडिकल ह्यूमनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म के प्रवर्तक भी कहते हैं, के थिंकर हैं, इनकी आइडियोलॉजी है। फिर कांग्रेस पार्टी ने जो डिमांड की थी 1935 में की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो डिमांड की थी कि डायरेक्टली इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो होनी चाहिए। फिर अंग्रेजों ने कब माना? 1940 में अगस्त प्रस्ताव में जो है इसको स्वीकार किया। 1942 में क्रिप्स मिशन में जो है वो कहा था कि युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा, और उसमें वो भारतीय खुद ही संविधान बनाएंगे, और इसके लिए इंडियंस की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। और वो कैसे बनाई जाएगी उसके लिए जो है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, ये एकल संक्रमणीय मत यहाँ नहीं होना चाहिए। एकल संक्रमणीय मत जो है वो इसका पार्ट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या होता है ये आगे देखे, आगे चल के समझेंगे। अभी आपको केवल ये नाम याद करने हैं, ये रट लेनी है इन लाइनों को जो है। तो ये क्रिप्स मिशन ने कहा था। फिर जब अगला कैबिनेट मिशन आएगा तो वो इसको कट कॉपी पेस्ट करेगा, ज्यों का त्यों। ये जो दोनों चीजें दोनों में कॉमन है, इसने भी ऐसा कहा था, और अगला जो कैबिनेट मिशन था उसने वही चीज वहां से वापस उठाई।
एज इट इज है, ये ध्यान रखना। तो संविधान सभा में आपको क्या ध्यान रखना है, संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो इनडायरेक्टली हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था। जनता ने चुनाव नहीं किया था। किसने किया था? उस जमाने के जो एमएलए थे, जिस तरह से आज एमएलए है इसी तरह से उस समय भी एमएलए बनते थे। सभी राज्यों में विधानसभाएं थी और विधानसभा के जो सदस्य थे वो उन लोगों ने जो है किया था। तो प्रांत मतलब राज्य, विधानमंडल का निम्न सदन, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, उसके सदस्य, और ये पद्धति जो है वो थी। ओके। फिर इसके बाद देखा कि जो संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, और उस समय कुल इस संविधान सभा में 389 मेंबर्स होने थे। उसमें से 93 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स यानी भारतीय रियासतों से आने थे, और 296 सदस्य जो ब्रिटिश भारत से आने थे। इसमें से प्रांत जो उस समय भी जिस तरह से इस समय राज्य है और यूनियन टेरिटरी है एग्जैक्टली वैसे ही उस समय भी ब्रिटिश इंडिया में प्रांत होते थे, राज्यों को प्रांत कहते थे, प्रोविंस कहते थे, और यूनियन टेरिटरी जो है उसको उस जमाने में हाई कमिश्नर्स प्रोविंस कहते थे, उच्चायुक्त प्रांत कहते थे। तो 4 सदस्य यहाँ से आए थे और 292 मेंबर्स जो है यहाँ से आए थे। अब ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था, तो इसमें से 210 तो सामान्य सीटें थी, 78 मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी और 4 सिखों के लिए रिजर्व थी। ओके। और इसमें से कांग्रेस के 208 सदस्य जीत गए थे 292 में से। 208 में से 199 यहाँ से जीते थे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 इन तीनों से जीते थे। बलूचिस्तान जो था इससे नहीं जीता था, इससे मुस्लिम सदस्य जो है कांग्रेस नहीं जीती थी। ओके। तो ये 2 लोग थे, इन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। और 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। लिख लिया था टोटल जो है कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 15 महिलाएं जो है वो निर्वाचित हुई थी संविधान सभा में। तो ये कल अपन ने पढ़ा कि इस तरह से जो है कैबिनेट मिशन ने कहा, और कहने के बाद कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस थोड़ी देर के लिए कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सबने स्वीकार कर ली थी, और सबने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन पर सहमति दे दी थी अपनी अपनी। तो सहमति मिलते ही फटाफट जो है 15 जुलाई के बाद में चुनाव शुरू हुए थे, और 5 अगस्त तक जो है वो चुनाव संपन्न हो गए थे, क्योंकि सीधे सीधे एमएलए से करवाने थे, कोई आम चुनाव तो करवाने नहीं थे पब्लिक से। तो और जो ही अब ये जो चुनाव हुए संविधान सभा के, मुस्लिम लीग ने पहले तो भाग ले लिया चुनावों में, लेकिन जो ही नतीजे आए इलेक्शन के, तो मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स थे, 73 सदस्य थे। अब संविधान सभा में टोटल सदस्य जो है 389 होने थे। 389 में केवल 73 मेंबर्स, कांग्रेस के 208 थे, कुछ का और समर्थन था, तो ये 215 तक संख्या पहुंच गई थी कांग्रेस की। प्लस जो रियासतों से आने थे 93, उनमें से भी ज्यादातर सदस्य जो है वो कांग्रेस के समर्थक थे। तो इसलिए कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो लगभग 300 के आसपास था, 300 से भी ज्यादा था, और मुस्लिम लीग के इतने से सदस्य थे। अब मुस्लिम लीग क्या करे? मुस्लिम लीग अब ये 389 मेंबर बैठेंगे और कोई भी डिसीजन जो है साधारण बहुमत से लेना होता था। सिंपल मेजोरिटी से कोई भी डिसीजन लिया जाना था। तो अब और सिंपल मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस के पास थी, तो मुस्लिम लीग को समझ में आया कि अपना तो इस संविधान सभा में कोई वजूद ही नहीं रहेगा, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा कर दी कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, और उन्हें समझ आ गया कि ये गलती कर दी अपन ने। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो घोषणा कर दी कि मैं अगस्त की बात कर रहा हूं, जुलाई अगस्त 1946 में, और लगभग 5 अगस्त तक जो है ये चुनाव हो गए थे, नतीजे आ गए थे।
और जिन्होंने ये ज्यों ही देखा कि अपने केवल 73 मेंबर्स है इतनी बड़ी संविधान सभा में, अपन कुछ भी नहीं कर सकते और कांग्रेस जैसा चाहेगी वैसा अपना संविधान बनाएगी, तो जिन्ना ने देखा कि अब हिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा और जिन्ना ने घोषणा कर दी कि 16 अगस्त को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब था कि डायरेक्ट एक्शन का मतलब हिंसा करेंगे हम, रोक सको तो रोक लेना। और जिन्ना ने मुस्लिम्स का सबका आह्वान किया कि भारत के मुसलमानों जागो, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे और कार्रवाई करने का समय जो है वो आ गया है और 16 अगस्त को अपने को सबको जो है वो हिंसा करनी है। इसलिए 16 अगस्त 1946 को देश में जहां जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे उन्होंने हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया। जब ये खबरें दूसरी जगह पहुंची तो जहां हिंदू बहुसंख्यक थे उन्होंने भी मुस्लिम्स को मारना काटना शुरू कर दिया और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे जो है वो शुरू हो गए, जिन्ना ने खुला कह दिया कि अब दिखा दो इन हिंदुओं को कि हम साथ नहीं रह सकते और जबरन ये हिंदू हमें साथ रखने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा जो है वो ये होगा, हमेशा इस तरह के सांप्रदायिक दंगे जो है वो होंगे। तो साहब दंगों के उसमें पूरा देश जो है वो चारों तरफ दंगे ही दंगे थे, हिंसा ही हिंसा थी। अंग्रेजों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, अंग्रेजों को लगा ये क्या हो रहा है। अब अंग्रेज जो है थोड़े वैसे हो गए कि यार ये तो हमने इनका असली चेहरा, इन भारतीयों ने अपना असली चेहरा जो है दिखाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के ये समझ में कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए अंग्रेजों को लगा कि भाई कहा कि रोको इसको, तो हम क्या करें, हम तो नहीं रोक सकते, ऐसे तो नहीं रुकेगा, हमें तो सरकार दे दो तो हम रोक दें। तो अंग्रेजों से अब ये दंगे रुक नहीं रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को भी बुलाया, कांग्रेस को भी बुलाया और कहा कि ये देखो भाई हम इन दंगों को नहीं रोक सकते, ये लो सरकार सत्ता सब तुम्हारे पास। और अंग्रेजों ने जल्दी से आनन फानन में जो है वो अक्टूबर में अंतरिम सरकार बनाई जिसमें नेहरू जी को प्रधानमंत्री प्रमुख बना दिया गया और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई सरकार के अंदर। अब अंग्रेजों ने कहा मुस्लिम लीग शामिल हो या नहीं हो, लेकिन ये दंगे हमारे से तो कंट्रोल होंगे नहीं, तुम भारतीय हो, तुम अच्छे से समझते हो, तुम इनको समझा सकते हो, इसलिए लो ये जिम्मेदारी। तो भारत की आंतरिक जो शासन व्यवस्था थी वो भारतीयों को सौंप दी अंग्रेजों ने। ठीक है, कहा कि अब हम केवल विदेश नीति या बाहर से देश पे आक्रमण होगा तो रक्षा करेंगे, बाकी तुम जानो, तुम्हारे काम जाने कर्म जाने। अब कांग्रेस तो तैयार बैठी थी, उसने कहा लाओ लो 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 बनाओ, अपने को तो प्रधानमंत्री, फटाफट सत्ता ले ली। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हमने एक गलती की थी संविधान सभा के चुनावों में भाग लेके, वैसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए हम शामिल नहीं होंगे सरकार में। नहीं हुए, लेकिन थोड़े दिन बाद लगा मुस्लिम लीग को, अगर यार कांग्रेस वाले तो मौज कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, सारी शक्तियां उनके हाथ में आ गई है, अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए फिर मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई नवंबर तक आते आते और कहा कि चलो ठीक है, हमें वित्त मंत्रालय चाहिए और महत्वपूर्ण मंत्रालय दो हमें। तो इस तरह से फिर कौन थे, लियाकत अली थे, किन थे जिनको वित्त मंत्री बनाया। और मुस्लिम लीग जो सरकार में शामिल हुई थी वो सहयोग करने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि वो अड़ंगे लगाने के लिए शामिल हुई थी और शामिल होके और अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए कि अपने सरकार में रहकर इनको काम भी नहीं करने देंगे, ताकि इनको समझ में आए कि हम साथ में नहीं रह सकते। तो इस वजह से ये सब घटनाक्रम चल रहा था। इस वजह से संविधान सभा का चुनाव होने के बावजूद संविधान सभा ने काम करना शुरू नहीं किया था और मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश की जा रही थी कि आप जो है वो संविधान सभा में भाग लो। ठीक है, तो ये लाइन लिखती थी कि संविधान सभा की चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। लिख दो, संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद
मुस्लिम लीग ने चुनावों का बहिष्कार कर दिया। जस्ट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, just after the election of constituent assembly, Muslim League boycotted constituent assembly। संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया, बाइकॉट जो है वो कर दिया चुनावों के ठीक बाद। और तो इसलिए ये अगस्त से लेके ठेठ दिसंबर तक संविधान सभा ने कोई काम जो है वो नहीं किया। संविधान सभा का काम शुरू ही नहीं हुआ दिसंबर तक। अब ये इन बिटवीन क्या हो रहा था? अंतरिम सरकारें बन रही थी, मुस्लिम लीग को मनाया जा रहा था, फिर मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। शामिल होकर मुस्लिम लीग ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए। देश के अंदर दंगे चारों तरफ हो ही रहे थे, पूरी अराजकता का माहौल, अशांति, हिंसा का माहौल था पूरे देश के अंदर। अब धीरे धीरे कांग्रेस को खुद को भी लगने लगा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कभी यार अपन ने बंटवारे का पहले विरोध कर दिया, अब समर्थन किस मुंह से करें, इसलिए अपन समर्थन नहीं करेंगे। फिर जितने में अंग्रेजों ने कहा यार क्या करें, तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा भारत के अंदर। तो इससे पहले वेवेल ने जो है वो फरवरी 1947 में, लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने वो समझा कि थक गए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कि भाई हमें मुक्ति दो, हमें जाना है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते भारत में, पर हम ऐसे जलते हुए देश को छोड़ के नहीं जा सकते। इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा कि हमने यहाँ 200 साल तक शासन किया और लास्ट में देश के अंदर आग लगा के और जलते हुए देश को छोड़ के जाएं हम, ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए तुम दोनों एक टेबल पे बैठ के समझौता कर लो, शांति स्थापित करो। बंटवारा करना है तो बंटवारे पे सहमति दे दो, नहीं करना है तो इस पे सहमत हो जाओ, जो तुम्हारे व्यवस्था करनी है तुम लोग करो फाइनल प्लीज, और हमें यहां से मुक्ति दो। ये अंग्रेजों की स्थिति हो गई थी लास्ट में। और फिर जब उसके बावजूद जब समाधान नहीं निकल रहा था तो वेवेल ने डेडलाइन दी कि जून 1948 तक लास्ट टाइम है, या तो तुम लोग मान जाना, नहीं तो फिर हम इस जलते हुए देश को जैसा है वैसा छोड़ के हम चले जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकन सेनाएं गई है पीछे अफगानिस्तान को जलता हुआ छोड़ के, हम वैसे चले जाएंगे। वेवेल ने जून 1948 की डेडलाइन दी थी। उससे पहले अगर राजी हो जाओ तो हम तो पहले ही चले जाएं, लेकिन उसके बाद तो हम रुकेंगे ही नहीं, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कई फेसबुक की लिखते हैं अंग्रेज जून 1948 तक भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते थे, लेकिन हमने जो है 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद करा दिया। नहीं, वो तो पहले ही छोड़ के जाना चाह रहे थे, 1946 में जाने के लिए तैयार थे वो तो। तुम अगर कोई समझौता कर लो तो, और अगर वो पहले छोड़ के चले जाते ना, कई लोग ये देश आजादी ये अंग्रेज पहले छोड़ के चले जाते तो हमारे देश की स्थिति आज जो अफगानिस्तान की हो रही है ना वैसी होती। और 1917 में अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम छोड़ो देश को आजाद करो। किसको सौंप के आएंगे? भारतीय इतने सक्षम नहीं है कि खुद की शासन व्यवस्था खुद चला सके। ये मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था और 1917 में ब्रिटिश संसद ने सवाल पूछा था उनसे कि हमने भारत को गुलाम क्यों बना रखा है, क्या भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है, उनको आजाद करो। तब भारत सचिव ने वहां कहा कि हम भी आजाद करना चाहते हैं, हमें भी पता है कि हम हमेशा के लिए भारत को गुलाम बना के नहीं रख सकते, लेकिन कैसे आजाद करें? भारतीय इस स्थिति में नहीं है कि अपनी शासन व्यवस्था सही तरीके से चला सके। पर हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम भारतीयों को सरकार में ज्यादा से ज्यादा शामिल करेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे, वहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम पूरा डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद जो है व्यवस्थित सरकार जब बनेगी तब हम छोड़ के जाएंगे। और ये तुम्हारे असहयोग आंदोलन में 1920 में अगर अंग्रेज छोड़ के चले जाते ना
तो उसका सीधा सीधा वो देख लो, पड़ोस में अफगानिस्तान में जो हालत है ना, वैसी वाली हालत होती। तो इसलिए अंग्रेज नहीं जा रहे थे, और ये फैक्ट है। चलो खैर, इसीलिए एनी बेसेंट ने जो है अपना होम रूल आंदोलन वापस ले लिया था। तो अब अंग्रेज अब भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में हम इस तरह से जलता हुआ देश छोड़ के नहीं जा सकते। फिर आया माउंट बैटन। माउंट बैटन ने देखा यार ये ऐसे तो नहीं मानेंगे। फिर माउंट बैटन ने एक प्लान दिया, डिकी बर्ड प्लान। ठीक है, डिकी बर्ड प्लान जो था, सॉरी, डिकी बर्ड तो उसका एक निकनेम था, डिकी बर्ड उसका, और वो तो फाइनल जिसके आधार पर देश का बंटवारा हुआ था वो था डिकी बर्ड प्लान। उसने दिया बाल्कन प्लान। ठीक है, और बाल्कन देश जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं ना, तो वैसे उसने कहा कि या तो तुम मान जाओ एक भारत और पाकिस्तान के लिए, और अगर नहीं माने तो मैं इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा भारत के, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से कौन सा भारत है और कौन सा पाकिस्तान है। तो इंडियन ने कहा कि अरे नहीं नहीं, नहीं, इतने टुकड़े, ये सलमान खान ने डायलॉग वहां से चुराया है। ठीक है, तो ये माउंट बैटन का प्लान था इंडियंस के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतने टुकड़े मत करो, तुम तो दो ही भागों में बांट दो। तो माउंट बैटन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने उसने बंटवारे के लिए दोनों को सहमत कर दिया। और अब तक चूंकि देश में जिस तरह से दंगों के हालात थे और सरकार सही तरीके से चल नहीं रही थी, तो कांग्रेस के लोग खुद भी अब मान गए थे कि भाई देखो, बंटवारे के अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। और पटेल ने तो खुला खुला ही कह दिया था कि भाई अब मुस्लिम लीग भले ही मांगे या नहीं मांगे, पर हम चाहते हैं कि जो है देश का बंटवारा होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ये। और आज तो एक पाकिस्तान से काम चल जाएगा, और अगर नहीं दिया एक पाकिस्तान तो कल को सैकड़ों पाकिस्तान होंगे। हर दफ्तर में एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान होगा। हर सरकारी कार्यालय होगा, जो हिंदू होंगे वो हिंदुस्तान की बात करेंगे, और जो मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान की बात जो करेंगे। चलिए, तो इस तरह से जो है तो इतने दिन इसलिए जो है 8 दिसंबर तक संविधान सभा का कोई काम नहीं हुआ, और फाइनली जो है वो 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, 9 दिसंबर लिखो 1946। अच्छा, तुम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है, मैंने यूं ही इतनी रामायण सुनाई। मैं हर बार पॉलिटी जब पढ़ाता हूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई होती है, इसलिए मैं इतनी लंबी चौड़ी रामायण जो है वो सुनाता हूँ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक लिख दो, तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, अभी पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ठीक है, तो कई जगह 211 है और कई जगह 207 है। तो राज्यसभा की जो वेबसाइट है उस पर 207 लिखा हुआ है। विकिपीडिया पे और लक्ष्मीकांत में देखोगे तो 211 जो है मिलेगा। अब ऑथेंटिक कौन सा है, मैंने हमारी टीम को कह रखा है कि फाइनल करो, देखें दोनों में से सही कौन सा है। ओके, राज्यसभा की वेबसाइट पे 207 है, जबकि विकिपीडिया और लक्ष्मीकांत बुक है उसमें 211 दे रखे हैं। तो इतने सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया, और इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज मेड टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्यों, अभी जी अभी आगे देखेंगे, ये फ्रेंच परंपरा है कि जो भी अब जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, तो वैसे के वैसे जो है जब नई चीज का चुनाव होता है तो ये सबसे वरिष्ठ थे, ये वरिष्ठतम सदस्य थे। इसलिए प्रश्न अगर ऐसा आ जाए कि संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन थे, सचिद, इस ऐसा भी पूछ सकते हैं, सीनियर मोस्ट। अब यहाँ पे वरिष्ठता का मतलब उम्र के हिसाब से होता है या अनुभव के हिसाब से होता है?
तो हमेशा पॉलिटी में याद रखना, वरिष्ठता का मतलब जो है वो अनुभव से होता है, उम्र से लेना देना नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस से होता है, कौन कार्यकाल से होता है, कि पहले कितना ज्यादा सांसद जो है वो रहे हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से सबसे ज्यादा पहले जो है वो सांसद रहे हुए थे, इस वजह से इनको जो है वो टेम्परेरी बनाया गया था। उसके बाद दूसरी 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीनियर मोस्ट मेंबर थे, एक्सपीरियंस के हिसाब से थे ये। दूसरी बैठक सेकंड सिटिंग, संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Rajendra Prasad was chosen the president of Constituent Assembly, ठीक है, चयन किया गया, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया, चयन किया गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, डेप्यूटी प्रेसिडेंट। संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव को बनाया गया। बी.एन. राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार किसे बना। तो ये 3 डिसीजन जो है वो लिए गए 11 दिसंबर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बने, और बी.एन. राव जो संविधान सभा के सलाहकार बने। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, ये सदस्य नहीं थे। ये बाहर से अपॉइंट किया गया था, ठीक है। बी.एन. राव जो है ना, सदस्य नहीं थे, ये तो सलाह देने के लिए, संविधान सभा को सलाह देंगे संविधान कैसा बनाया जाना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के जे.एंड.के के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और बर्मा का जो संविधान बना है उसमें भी इनका योगदान था। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके बी.एन. राव। और बर्मा के संविधान निर्माण में इनका योगदान है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्मा, ठीक है। तो बर्मा का जो संविधान बनाया था उसके लिए इनका योगदान रहा था, इस वजह से ये थोड़े अनुभवी थे संविधानों के बारे में, इसलिए भी है ना। तो इसीलिए संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने ही दिया था। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय बी.एन. राव। संविधान का पहला प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय बी.एन. राव। संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने ही दिया था। प्रारूप यानी एक आउटलाइन, एक खाका, संविधान कैसा बनना चाहिए, उसमें खास खास चीजें क्या होनी चाहिए, किस तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए चीजें। तो ये ड्राफ्ट जो है वो पहला इन्होंने बनाया था। किसने? बी.एन. राव। और इनको बनाया इसलिए नियुक्त किया था, सलाहकार नियुक्त किया था, आप बताओ हमें संविधान जो है कैसे बनाया जाना चाहिए, इसलिए। तो बी.एन. राव, नाम याद कर लो। एच.सी. मुखर्जी, ये क्रिश्चियन थे, ये ईसाई थे। एच.सी. मुखर्जी के आगे ब्रैकेट में लिख दो, ये ईसाई थे, ठीक है। मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी वैसे तो हिंदुओं के नाम होते हैं, लेकिन फिर भी ये ईसाई थे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ओके, तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव।
इसके बाद में लगभग 7-8 महीने देश आजाद होने के बाद अगस्त महीने 1947 में फिर जो है दूसरे एक उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कालांतर में, देखो कालांतर में वीटी कृष्णमाचारी, देख दो, कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में वीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेटर ऑन वीटी कृष्णमाचारी was chosen second deputy president of Constituent Assembly. V.T. Krishnamachari was chosen second deputy president of Constituent Assembly. ठीक है, ये बाद की बात है, अभी नहीं, उस बैठक में नहीं किया गया था, ये बाद में, ध्यान रखना। देश आजाद होने के बाद में लगा कि भाई किसी दिन राजेंद्र प्रसाद और ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन अध्यक्षता करे, तो एक और होना चाहिए इसलिए इनको बनाया गया। वीटी कृष्णमाचारी ये संविधान सभा में कहां से गए थे, ये जयपुर रियासत की तरफ से गए थे, और ये जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, ये जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री रह चुके। ठीक है, जयपुर, तो ये जयपुर से थे, वीटी कृष्णमाचारी राजस्थान से थे, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखना है इनका। उसके बाद जो है तो ये तो होगी सेकंड सिटिंग सिर्फ, ओके। उसके बाद थर्ड बैठक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक, थर्ड सिटिंग। थर्ड सिटिंग, तीसरी बैठक। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पेश किया। अब तुम लोगों को उद्देश्य प्रस्ताव की जो विशेषताएं हैं वो शायद पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, मेरे ख्याल से ज्यादा टफ बनाए तो वो पूछ भी सकता है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, होना चाहिए, और उद्देश्य तो सीधा सीधा है संविधान। फिर संविधान का क्या उद्देश्य है, आप जो संविधान बनाना है किस उद्देश्य के लिए बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, देश की एकता अखंडता होनी चाहिए, देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, देश के अंदर कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये सारे उद्देश्य के, संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो चीज इसमें जो है वो दी गई थी। तो लिखो उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ उद्देश्य ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं, द फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो स्वतंत्र, संप्रभु, भारतीय गणराज्य। तो भारत को क्या बनाना है, कैसा देश बनाना है, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन,
इंडियन रिपब्लिक की स्थापना। तो भारत को कैसा देश बनाना है, कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा, संप्रभु होना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ये भारी भरकम मजबूत शब्द है। स्वतंत्र तो आदमी के लिए भी यूज में किया जा सकता है, लेकिन ये किसी देश के लिए ही यूज में लिया जाता है, ठीक है। और गणराज्य, ऐसा देश जिसमें राजतंत्र नहीं हो, वंशानुगत राजा नहीं हो, तो रिपब्लिक। तो आज भी हमारे देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। देश का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय गणराज्य है, ना कि केवल भारत। तो ये हो गया। और दूसरा था, निम्न क्षेत्रों को भारत में, निम्न क्षेत्र भारत में शामिल हो। फॉलोइंग टेरिटरीज शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया। निम्न क्षेत्र भारत के हिस्से होने चाहिए। लिख दिया। फॉलोइंग कौन कौन से? ब्रिटिश इंडिया। फॉलोइंग टेरिटरीज शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया, कौन कौन के हिस्से होने चाहिए? ब्रिटिश इंडिया। फिर दूसरा, भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट्स, यानी कि रियासतें। ये भारत में जो रियासतें हैं, जयपुर थी जैसे राजस्थान की जो रियासतें, ये भी स्वतंत्र भारत में कौन कौन से एरिया होने चाहिए? अन्य भारतीय क्षेत्र, अदर इंडियन टेरिटरीज, जैसे कि या तो अंग्रेजों के कंट्रोल में थे या रियासतें थी। अन्य भारतीय क्षेत्र, गोवा, पौंडीचेरी, ये जो दूसरी शक्तियों गई, ये भी भविष्य में जो है भारत के हिस्से। अन्य क्षेत्र या राज्य जो भारत में शामिल होना चाहे, any other territory or state which want to be part of India, any other territory or state which want to be the part of India, जो भारत में मिलना चाहे। तो जैसे सिक्किम था, तो बाद में उसने इच्छा जाहिर की, जनमत संग्रह करवाया, और वो हम भारत में मिलना चाहते हैं तो पधारो, मोस्ट वेलकम, मिला लेंगे। तो कुल मिला के जो भारत बनेगा उसमें ये क्षेत्र जो है वो संभावनाएं रखी जानी चाहिए, ठीक है। फिर अगला जो है, तो भारत जो है संघ होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, ये खास बात है। रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी पावर शुड बी गिवन टू इंडिया। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होनी। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है ये अपन आगे समझेंगे। यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बांटने के बाद जो बची हुई होती है, अभी ऐसी शक्तियां जो अभी जो है ना हमारे देश में ये बांटी हुई है कि ये इन पे संसद कानून बनाएगी, इन पे विधानसभा कानून बनाए, तो राज्य सूची के विषयों पर विधानसभा कानून बनाती है। संघ सूची के विषय जो है, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पर संसद कानून बनाती, जैसे देश की विदेश नीति तय करना, देश की मिलिट्री रक्षा के बारे में सोचना,
बैंकिंग सिस्टम चलाना, करेंसी सिस्टम चलाना, तो ये सब केंद्र के विषय हैं। ओके, और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करना, पुलिस रखना, तो ऐसे तो ये विषय बांटे गए हैं केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में, और एक जो है समवर्ती सूची है जिसपे दोनों बना सकते हैं। तो 3 लिस्ट के ऐसे विषय जो न तो यूनियन लिस्ट में है, न कंकरेंट लिस्ट में है, न स्टेट लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में जिस विषय का उल्लेख नहीं है, ओके, जो छूट गया, जो उस समय याद नहीं आया, ऐसे बची हुई जो शक्तियां हैं वो राज्यों के पास होनी चाहिए। है केंद्र के पास, वास्तव में क्या है, केंद्र के पास है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा था, अवशिष्ट, इसलिए ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसके आगे स्टार बना दो। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया था, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होनी चाहिए, राज्यों के पास होनी चाहिए, राज्यों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इन इंडियन यूनियन residuary powers should be given states and autonomy for the states, राज्यों को स्वायत्तता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है फिर है शक्तियों का स्रोत जनता होनी चाहिए। शासन की शक्तियों का स्रोत, या इसे लिख देना, शासन की शक्तियों का स्रोत जनता होनी चाहिए। तो पावर्स of the governance should be derived from the people. Powers of governance should be derived from the people. शासन की शक्तियों का स्रोत यानी शासन, तो इसका मतलब है लोकतंत्र, ब्रैकेट में लिख दो डेमोक्रेसी। देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। देश में क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जन शासन की वास्तविक शक्तियां जनता में होनी चाहिए। जनता में होती है, जनता वोट के माध्यम से अपनी शक्तियां नेताओं को देते हैं जो निर्वाचित होते हैं, और फिर वो उन शक्तियों से शासन चलाते हैं। अंततः सरकार की जो शक्तियां वो कहां से आनी चाहिए, जनता से आनी चाहिए। फिर नागरिकों को न्याय दिया जाना चाहिए। फिर न्याय 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जस्टिस, citizens should be provided justice, social, economic and political। ठीक है, तो एक तो न्याय दो इनको, न्याय देने के बाद फिर इनको स्वतंत्रता दो, फ्रीडम या लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाना, और कार्य करना, एक्टिविटीज। इंग्लिश में इसके लिए एक्ट है, लिबर्टी ऑफ
इंग्लिश वाले लिखो, देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, बिलीफ यानी विश्वास, फेथ, धर्म का मतलब फेथ यानी वर्शिप, ठीक है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, टू मेक यूनियन, संघ बनाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना, राजनीतिक दल बनाना, सामाजिक संगठन बनाना, संघ बनाना, एंड एक्ट, किसी तरह की गतिविधि, कोई भी गतिविधियां जो भी बल्कि कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह जो की जाती है। ओके, तो ये 8 तरह की स्वतंत्रता है। कितनी? प्रश्न आएगा कितने प्रकार की है, या निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया है और किसका नहीं किया गया है। ये पिछले आरएस में मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव में कितने कौन कौन सी जो स्वतंत्रताएं हैं वो बताई गई है। तो 8 तरह, ये जो 5 है ये तो आगे प्रस्तावना पढ़ोगे उसमें भी आ जाएगी, प्रियम्बल में आ जाएगी, 3 एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। और फिर तीसरा है समता, समता, इक्विलिटी, ठीक है। प्रतिष्ठा, अवसर, विधि के समक्ष, बिफोर लॉ। तो 3 तरह की है, इक्विलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड इक्विलिटी बिफोर लॉ। स्टेटस, सोशल स्टेटस होता है, या तुम लोग जो है व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो वो वाला स्टेटस। अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को समान स्टेटस होना चाहिए समाज में, सब लोगों को समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और कानून के सामने सभी समान होने चाहिए। तो ये 3 चीजें, तो ये तीसरी चीज होगी, ये दूसरी। एक बार याद करो, न्याय, स्वतंत्रता और समानता या समता। ये तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसी क्रम में याद रखना है। ये 3 याद ही है, बस वही थोड़ी सी 8 है, आराम से बैठ के करना है इनको। मेरे तो रटी हुई विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 तो रटी हुई है। और उसके बाद व्यवसाय, संघ बनाना और कार्य गतिविधियां, एक्ट को कार्यों की जगह गतिविधियां, तीनों का मतलब एक ही है। व्यवसाय का, कोई बिजनेस करना, किसी भी तरह का व्यवसाय करना हो आपको, संघ बनाना हो, या कोई एक्टिविटीज करनी हो, कल्चरल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, जो भी। ओके, अब इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि निम्न के लिए स्पेशल विशेष उपाय, स्पेशल सेफगार्ड्स, स्पेशल सेफगार्ड्स फॉर द फॉलोइंग्स, किन के लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए, पिछड़े
व जनजातीय क्षेत्रों के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। माइनॉरिटीज, ये अल्पसंख्यकों के लिए, और सामाजिक रूप से एससी एसटी के लिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ये बीच में क्षेत्र आगे, टीएसपी एरिया है, जैसे ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल एरिया पिछड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए। तो तीनों याद करो, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े क्षेत्रों। ये भौगोलिक एरिया की बात कर रहा है, ये लोगों की बात कर रहा है, दोनों में ये फर्क है। ठीक है, तो इनके लिए विशेष उपाय संविधान में किए जाने चाहिए। इसके बाद जो है, जो भारतीय भूभाग है, जो भारत की राज्य क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र में जल, थल व नभ पर संप्रभु अधिकार, sovereign rights on land, space and sea, sovereign rights on land, space and sea in Indian territory, sovereign right on land, space and sea, जल, थल और नभ, भारत का जो भी राज्य क्षेत्र है, उसमें भले जमीन हो, भले पानी हो, भले आकाश हो, सबके ऊपर हमारा संप्रभु अधिकार जो है वो होना चाहिए, तथा देश की अखंडता को सुनिश्चित करना, यानी देश नहीं मिटना चाहिए, देश अखंड बना रहना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बस इतना से लिख दो, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की जो अखंडता है वो बनी रहनी चाहिए। फिर एक लास्ट में शानदार वाली बात, जो सबसे महान बात हो, प्राचीन काल से ही भारत का विश्व इतिहास में विशिष्ट स्थान रहा है। इंडिया has a special place in the world history since the ancient period. India has a special place in world history. ठीक है, प्राचीन काल से ही विश्व के इतिहास में भारत का विशिष्ट स्थान रहा है, विशिष्ट स्थान रहा है। ठीक है, इसको बनाए रखना है। भारत विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, तो वो जो इंडियन आइडेंटिटी है वो आगे भी बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आने वाले समय में कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब कहाँ हैं, भारत में है। दुनिया के सबसे ज्यादा सामाजिक अत्याचार कहाँ होते हैं, भारत में होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कहाँ होते हैं,
भारत में होते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है नियमों का उल्लंघन कौन से देश में करते हैं? भारत में करते हैं। इस तरह का देश नहीं होना चाहिए। भारत की एक विशिष्ट पहचान रही हुई है, वो बनी रहनी चाहिए। है, अब मेरे ख्याल से तो मैंने अभी जो कहा ना, 6 साल की, 6 महीने की, 6-8 महीने की बच्चियों का रेप, सबसे ज्यादा गरीब, भूखमरी, भारत। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत का खास स्थान होना चाहिए उनका। और इसके साथ ही पूरे विश्व में शांति रहनी चाहिए। विश्व शांति, वो मानव कल्याण। अपने यहाँ तो शांति रहे नहीं रहे, अपने यहाँ लोगों का कल्याण हो नहीं हो, पूरी दुनिया की शांति होनी चाहिए और दुनिया के लोगों का भला होना चाहिए, अपना भले हो या नहीं हो। इसलिए ऐसी आदर्शवादी बातें तो होनी जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य रहना चाहिए, भारत जो देश बने, ये पूरे विश्व में शांति रहे और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड वर्ल्ड पीस। तो ये चीजें जो है उद्देश्य प्रस्ताव याद कर लो। देखिए, याद करना है आपको, अभी कभी याद करना है। पहला है, भारत क्या होना चाहिए? संप्रभु और गणराज्य। दूसरा है, क्षेत्र कौन से होने चाहिए भारत में? 4 तरह से। ब्रिटिश इंडिया, रियासतें, ये तो 2 पहले से ही पता है। गोवा, दमन दीव वाला जो अन्य भारतीय क्षेत्र, और कोई इच्छा से शामिल होना चाहे तो। तीसरा है, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, राज्यों के पास होनी चाहिए। चौथा है, शक्तियों का स्रोत जनता होनी चाहिए, यानी लोकतंत्र होना चाहिए। 5वां है, 3 तरह का न्याय, स्वतंत्रता और समता। ठीक है, ये 3, ये कितनी? 8, और ये 3, ये होनी चाहिए। उसके बाद विशेष किस किस के? अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपाय, पिछड़े जो क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों का विकास, और SC, ST, OBC, इनके लिए विशेष जो उपाय किए जाने चाहिए। और फिर है, जल, थल और नभ पर सॉवरन राइट होना चाहिए। फिर विश्व शांति, मानव कल्याण, और विश्व गुरु और सोने की चिड़िया वाली जो इमेज है वो बनी रहनी चाहिए। यही तो है बातें। एक बार देखो, अभी कभी याद करो, ऐसे शॉर्ट में लिख लिख के याद करो। गणराज्य बनाना, इसमें रिपब्लिक है, सॉवरन रिपब्लिक। 4 तरह के क्षेत्र, अवशिष्ट शक्तियां, ये स्टार बन लगवाया था राज्यों के पास, जबकि वर्तमान में किसके पास है? केंद्र के पास है। लोकतंत्र होना चाहिए, यानी शक्तियों का स्रोत जनता होनी चाहिए। 3 तरह का न्याय याद करना है, 8 तरह की स्वतंत्रता याद करनी है, 3 तरह की समता याद करनी है। फिर अल्पसंख्यकों के लिए है, पिछड़े हुए भौगोलिक क्षेत्रों के लिए है, और समाज के पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए है। जल, थल, नभ पर विश्व शांति, मानव कल्याण। अभी याद करो, अभी के अभी, अभी के अभी, कल नहीं आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी, करेगो कब। और लिख लिख के, ये हिंट लिखो केवल, जब भी रिवीजन करो इस तरह से हिंट लिख दिया करो। कर लो, याद कर लो। रिपब्लिक बनाना है तो रिपब्लिक अलग चीज होती है, लोकतंत्र अलग होता है। आगे चल के पढ़ेंगे, प्रियम्बल में समझाऊंगा ये दोनों अलग कैसे हैं। लोकतंत्र जहां जनता की भागीदारी होती है शासन में,
और रिपब्लिक गणराज्य का मतलब जिसका हेड जो है, प्रमुख जो है, वो राजा नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 क्षेत्र, ब्रिटिश इंडिया, रियासतें जो पुर्तगालियों फ्रांसियों के अंडर में है वो, प्लस और भी कोई बाहर का भी मिलना चाहे तो वो मिल सके। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, जनता शक्तियों के स्रोत जनता होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना व्यवसाय संघ बनाना और कार्य गतिविधियों का, और प्रतिष्ठा अवसर और विधि के समान समता। अल्पसंख्यक, पिछड़े भौगोलिक क्षेत्र और पिछड़े वर्ग। जल थल नभ पर कैसा अधिकार? संप्रभु अधिकार, सॉवरन राइट, पूरी तरह से हमारा अधिकार हो। विश्व में शांति, मानव कल्याण, सोने की चिड़िया विश्व गुरु वाला जो टैग है वो बरकरार रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है याद तो करना पड़ेगा। रोवी तो इंद्री की तो यहावरत जानो पड़ी। जब ये आपने फैसला किया है आरएस बनेंगे तो ये पहले से एक आउटलाइन दी गई थी संविधान सभा को कि आप जब संविधान बनाओ तो उस संविधान में इन चीजों का ध्यान रखना है, उस संविधान से ये उद्देश्य पूरे होने चाहिए। ये है वो उद्देश्य जो पूरे होने चाहिए। देश गणराज्य बनना चाहिए, लोकतंत्र बनना चाहिए, कमजोर जो वर्ग है समाज के उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, सब लोगों को न्याय स्वतंत्रता और समता मिलनी चाहिए, राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, विश्व शांति बढ़नी चाहिए, देश की अखंडता, जल थल नभ में जो है तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव। 22 जनवरी देखो, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। कब पारित किया? 22 जनवरी को। 13 दिसंबर को पेश हुआ था, 22 जनवरी को। कि हाँ साहब ठीक है, ऐसा ही संविधान हम सब मिलके बनाएंगे। अब इसके बाद जो है संविधान सभा क्या करेगी? अलग अलग समितियां बनाएगी, समितियां बना के काम को बांट देगी कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे संविधान सभा ने कौन सी महत्वपूर्ण समितियां बनाई थी, तो उन समितियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और संविधान सभा ने कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे संविधान बनाने के अलावा। तो ये जो है वो कल अपन देखेंगे। तो कल मेरे ख्याल से संविधान सभा वाला चैप्टर जो पूरा कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। देखते